तालीम मेरी गुरु ने ये मेरी दी थी मुझे, और शायद ये वक्त ऐसा ही था, सुकून के पल कुछ ज्यादा ही थे, एंड IMA tried its best to make a difference through the webinar series friends। फकत तालीम की अना रखने वाले तजुर्बे से हर खलल को तब्दील करने का हुनूर क्या जाने। बालों की सफेदी इमारतों से काले कलम घिसने से नहीं, बल्कि धूप की किरणों को शिकस्त देने से आती है। विच मीन्स परिस्थिति की पाठशाला ही इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है। We need to have external confirmations that whether we are doing right and are we on the right track. And what better time to have words of inspiration when we are unlocking ourselves for dream, dare, and deliver. And that too through poems and literature. And that's what IMA is known for bringing innovations in deliberating on thoughts by placing a platter of 3 speakers who have carved a niche in these areas. We have Dr. Sandeep Atre, CEO of Social Intelligence, जो आपकी सोच को उनके लफ्जों से इम्पैक्ट डालते हैं। And we have Ambar Arundkar sir, who apart from being a trainer and a motivational speaker, मोहब्बत के नज़मों से आपके दिल पर अपनी कहर डालते हैं। And then we have Siddharth Rastogi sir, a professor on economics at IIM Indore, but उनकी दिल लगी वो है कविताओं और गज़लों से। और साथ में मेरे मनीष दफरिया सर हैं, जो मेरे सीनियर और मेंटर हैं, along with me as a moderator। फ्रेंड्स, मुझे समझने वाले चले गए और समझाने वाले रह गए, और जब ऐसा हुआ तो किसी ने सोचा लिख लेते हैं, समझना और समझाना हमारे बस की बात नहीं है। एंड सिंस देन poems and literature have brought in new thoughts, and every time we read it we interpret in a different manner। इसलिए नसीहत जरूरी है और जिंदगी तेरी हकीकत भी जरूरी है। ओके नवीन, तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन को पार करके अब हम अनलॉक की स्थिति में हैं। संकट टला तो नहीं है, पर जैसा किसी ने कहा है कि अब चुनौतियां पुनर्निर्माण की हैं, जीवन के रथ चक्र को करने गतिमान की हैं। तो क्या करें, किससे सीखें, सर्वाइवल से रिवाइवल की तरफ कैसे बढ़ें? हमारे आज के पैनलिस्ट ने साहित्य के सिंधु में डुबकियां लगा लगा कर कुछ मोती चुने हैं, बस उन्हीं से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे आज के पहले पैनलिस्ट हैं संदीप अत्रे जी। सर्वाइवल से रिवाइवल की इस थीम के विभिन्न आयाम हमारे पैनलिस्ट आज हमारे सामने रखने वाले हैं। अलग अलग कवियों की कविताएं उठाकर, कुछ दूसरों की, कुछ अपनों की बातें कर कर, और हम जानने वाले हैं सर्वाइवल से रिवाइवल के अलग अलग आयाम। तो हमारे पहले पैनलिस्ट संदीप अत्रे जी, जिनको सुनना हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू संदीप जी, बिल्कुल। सर्वाइवल से रिवाइवल की ये राह जो है जी, ये कैसे तय करें? क्या कुछ आपके पास में सुझाव, कहाँ देखें, किससे इंस्पिरेशन लें? हम आपसे बहुत सारी बातें सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मनीष जी, थैंक यू सो मच नवीन जी। इनफैक्ट इस सेशन के थ्रू आप में से जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं आज, उन सबको वेलकम, गुड इवनिंग एंड थैंक यू। दरअसल इसकी शुरुआत जब आज मुझे 10-12 मिनट पहले दिए गए, उसमें मैं शुरुआत जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने से करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट इज नॉट एज इफेक्टिव। तो मुझे लगता है कि पहले एक बात ये करना बहुत जो है मुफीद होगी कि पोइट्री और लिटरेचर जो है वो मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले करता है या लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। अगर आप देखें तो सबसे पहले तो उसकी एक कल्चरल एंड सोशल इंपॉर्टेंस है। यानी पोएम्स जो हैं या लिटरेचर जो है, दरअसल वो हमारी एंशिएंट एंड एंसेस्ट्रल विजडम को पास ऑन करता है। लेकिन कल्चरल एंड सोशल इंपॉर्टेंस के अलावा जो पोएट्री और लिटरेचर है उसका एक साइकोलॉजिकल और पर्सनल इंपॉर्टेंस भी है, और वो कैसे है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे खास बात जो पोएट्री की है वो ये है कि वो इमोशंस और इंटेलिजेंस के इंटरसेक्शन पे, यानी वो जज्बात को अल्फाज देती है, और सिर्फ यूं ही अल्फाज नहीं देती, उसके प्रोटोकॉल्स हैं, यानी रदीफ, काफिया, बहर, यानी मीटर, उसकी लय, उसके राइमिंग, इस सब के साथ जो है वो दरअसल एक पूरे मापदंड से गुजरने के बाद अल्फाज चुनती है जज्बात के लिए। और जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मेरा काम जो है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जो है वो इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस है, और हमारे में ऐसा कहते हैं हम लोग
कि लोगों को जो है वो जरूर कुछ लिखना चाहिए, भले कच्चा पक्का लिखें लेकिन लिखना चाहिए, और पढ़ना और सुनना भी चाहिए। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे राइट ब्रेन के जो इमोशनल एब्स्ट्रैक्शंस हैं, उनको हमारी लेफ्ट ब्रेन के जो लिंग्विस्टिक फंक्शंस हैं, उससे जब इंटीग्रेशन मिलता है तो एक सेंस ऑफ रिलीज महसूस होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कुछ लिख डालो तो एक हल्कापन महसूस होता है, और अगर वो अंदर से हल्कापन जो आपके जहन में महसूस होता है, वो केवल अपने लिखने से नहीं, किसी के लिखे पढ़ने से भी होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि वाइकैरियसली आप दरअसल वही सेंस ऑफ रिलीज महसूस करते हैं। तो मेरा मानना है कि पहले तो पोएट्री जो है वो खूब लिखें और खूब पढ़ें और सुनें। अब बात आती है आज के सेशन पर। आज का सेशन जो है उसकी थीम है सर्वाइवल टू रिवाइवल। और जब मुझे कहा गया कि मुझे एक जो है कवि को या एक शायर को चुनना है, तो दरअसल मैंने, मेरे लड़कपन से जो है वो खुशकिस्मती रही कि मैंने गालिब से लेकर गुलजार तक सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ा, लेकिन मैं शैदाई रहा हमेशा से साहिर और शैलेंद्र का। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आगे सिद्धार्थ जो है वो साहिर को पढ़ेंगे। लेकिन आज जब चुनने की बारी आई, तो भले ही मैं साहिर और शैलेंद्र की कस्में खाता हूं, लेकिन मुझे बच्चन को चुनना था। बच्चन साहब, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन मेरे जहन में सबसे पहले आए इस थीम को सुनने के बाद। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। उसका रीजन ये है कि दरअसल डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो पोएम्स हैं, जो उनका फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, उसकी जो तासीर है, उसकी जो फितरत है, उसका जो ओवरऑल टेम्परामेंट है, वो दरअसल इस थीम से, सर्वाइवल टू रिवाइवल से बहुत मैच करता है। उनकी संवेदना बहुत अलग तरह की है। यानी क्या कहना चाहूंगा मैं, उसे इस तरह कहना चाहूंगा कि जब कोई कवि कहता है तो आप तक बात पहुंचती है, लेकिन जब कोई कवि सहता है और उस पर कुछ कहता है तो लोगों तक वो बात ज्यादा पहुंचती है। और ये जो है बच्चन की कविताओं में आपको हमेशा मिलेगी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के इतने बड़े लिटरेचर में अगर आप मुझसे पूछें कि किसको चुनना था, तो ऑफ कोर्स मैंने मधुशाला चुनी। मधुशाला क्यों चुनी, उसकी भी बड़ी सिंपल सी एक वजह थी। मधुशाला हमारे पोएट्री और लिटरेचर के जो पब्लिकेशन इतिहास है, उसमें 4 ओरिजिनल बेस्ट सेलर्स जो थी उसमें से एक है। तो चाहे शरद की चरित्रहीन हो, और धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता हो, चाहे प्रेमचंद की गोदान हो, और चौथी जो है वो मधुशाला बच्चन साहब की। ये हमारे ओरिजिनल बेस्ट सेलर्स हैं हमारे पब्लिकेशन के इतिहास की। ऑफ कोर्स उसके बाद जो है वो वेद प्रकाश शर्मा जो है वो वर्दी वाला गुंडा लेकर आ गए और हवा बदल गई, लेकिन ये हमेशा वैसी ही हैं और वैसी ही रहेंगी। लोग कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। तो ये तो क्लासी एक्ट है। तो मुझे मधुशाला इसलिए चुननी थी, और मधुशाला इसलिए भी मैंने चुनी क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो मधुशाला बहुत यूनिक वर्क है। उमर खयाम के ओवरऑल जो काम था उससे इंस्पायर होकर बच्चन साहब ने इसको लिखना शुरू किया, और उसके बाद जो है वो जो बना वो इतिहास था। मधुशाला में खास बात यह है कि मधुशाला जो है वो सिंबलिज्म से भरी हुई है, प्रतीकात्मक है। वहां पर जिंदगी के फलसफे और जिंदगी के सबक जो हैं वो दरअसल कपलेट्स के थ्रू दिए गए हैं। कपलेट्स कहें उन्हें, क्वार्टरेंस कहें उन्हें, आप वर्सेस कहें उन्हें, रुबाई कहें, चौपाई कहें, या जैसे अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि वो पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों के सेट हैं। ऐसे 135 सेट हैं, और उसके अंदर दरअसल 4 सिंबल्स को यूज किया गया है। एक है मदिरालय या मधुशाला, जहां पर शराब पी या पिलाई जाती है। उसके अलावा साकी, वो जो सर्व करता है, उसके बाद करती है एक्चुअली, सॉरी, लेकिन उस वक्त पे 1933 में लिखाई थी, तो उस वक्त जो है वो शायद विमेन को इतना ज्यादा अलग तरीके से नहीं देखा गया था। तो साकी जो है वो ऑफ कोर्स फीमेल फॉर्म के साथ ज्यादा यूज किया उन्होंने। तो मधुशाला या मदिरालय पहला, दूसरा साकी, तीसरा प्याला, और चौथा हाला। अब इन 4 को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि इन चारों के थ्रू उन्होंने दरअसल जिंदगी के सबक सिखाए। वह जो 4 चीजें मैंने कही, उसके बाद कुछ बुरा मत समझ लीजिएगा, गलत मत समझ लीजिएगा। दरअसल इसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ क्योंकि उस दौर में जो है वो कहा गया कि यूथ को भटकाने वाली है ये मधुशाला। तो महात्मा गांधी ने इनफैक्ट बच्चन साहब को बुलाया और कहा मुझे पढ़ के सुनाओ। बच्चन साहब ने पढ़ के सुनाया तो महात्मा गांधी ने कहा मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ गड़बड़ है। तो जैसा अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं, बाबूजी बच गए। अच्छा हुआ बाबूजी बच गए, क्योंकि उसके बाद जो बचा अगेन वो इतिहास है। तो ये जो चारों बातें हैं, मदिरालय, प्याला, साकी और हाला, दरअसल ये 4 चीजें सिंबलिक हैं 2 बातों के। पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ के, और दूसरा ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर के। तो इन चारों को इंटरचेंजेबली, सिंबॉलिकली दरअसल इन 2 चीजों के लिए यूज किया गया। पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, और दूसरा ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर की तरफ। तो आइए अब बात करते हैं कि इस थीम से रिलेटेड कौन से 3 वर्सेस हैं जो मैंने चुने हैं, जिनके थ्रू सर्वाइवल टू रिवाइवल आज के जो हालात हैं उसके अंदर हमें बहुत इंपॉर्टेंट फलसफे और सबक मिलते हैं। तो पहला जो है वो बड़ा पॉपुलर है। पहला बच्चन साहब कुछ यूं कहते हैं, वो कहते हैं
मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉइंट। दरअसल यहां से हमें सबसे इंपॉर्टेंट सबक जो मिलता है वो आज के जो दौर में हम जिससे गुजर रहे हैं उसमें मिलता है परसिस्टेंस का। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू परसिस्ट। हम लोगों को चरेवेती वाली फिलोसफी के साथ जो है इस पूरे दौर से गुजरना होगा। ये दौर टेम्पररी है और टेम्पररी हालात में परमानेंट फैसले नहीं लिए जाते। हम में से कुछ लोग जो हैं वो दरअसल जब अब चलेंगे मदिरालय की तरफ तो ऑफकोर्स जो है अलग अलग लोग पथ बतलाएंगे और असमंजस में हम होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ गई है। लेकिन प्लीज परसिस्ट कीजिए, डू नॉट लीव इट, परसिस्ट कीजिए। मेरा हमेशा से मानना है कि इस वक्त पे जो परसिस्ट करेगा वो बाद में उसे पे ऑफ मिलेंगे, और ये हमेशा से हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वैसे भी अगर करियर के हिसाब से देखें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पेशलाइजेशन। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। और आने वाला करियर जो है वो सारे टी शेप्ड बनेंगे, यानी ऑप्टिमम विड्थ होगी लेकिन डेप्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन ही है टू नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। और इसीलिए सबसे अच्छा तरीका आप करियर बनाने का एक ही है कि आप एक छोटा सा एरिया पकड़ें और उसमें इतनी खुदाई करें, इतनी खुदाई करें, इतनी खुदाई करें कि खुदा हो जाए। वेल, ये जो वक्त है, ये वक्त उसको करने के लिए बहुत ही मुफीद, बहुत ही सही वक्त है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो हैं वो ध्यान से समझें इस बात को कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो प्लीज परसिस्ट। ये पहली बात है। अब बच्चन साहब से अगर सवाल पूछा जाए कि भाई परसिस्ट तो हम कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि परसिस्ट करना हो और बहुत आगे चलना हो अभी, और रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा इमीडिएट ना मिले, तो उसके लिए मोटिवेशन कैसे रखा जाए। और इसका बच्चन साहब बड़ी खूबसूरती से जवाब देते हैं सर्वाइवल टू रिवाइवल के थीम के जानिब, उसके मार्फत या बाबत। वो कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, वो दूसरे वर्ष में मिलती है। वो ये मिलती है, ध्यान से सुनिएगा, मुख से तू अविरत कहता जा मधुमादक मदिरा हाला, मुख से तू अविरत कहता जा मधु मादक मदिरा हाला, हाथों में अनुभव करता जा, हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला, हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला, ध्यान रखे जा मन में सुमधुर सुखकर सुंदर साकी का, और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। क्या खूबसूरत लाइन है। ध्यान से देखिए, इसमें साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। पहला लाइन क्या थी, मुख से तू अविरत कहता जा मधु मदिरा मादक हाला, यानी क्या, यानी सेल्फ टॉक। इन दिनों आप जो सेल्फ टॉक करेंगे, वैसे भी कहा जाता है ना, वी आर द स्टोरी दैट वी टेल आवरसेल्व्स एंड अबाउट आवरसेल्व्स। इसीलिए अब इन दिनों हम जो अपने बारे में अपने से जो बात करेंगे, अपने दिमाग में अपने जहन में जो ख्याल लाएंगे, वो दरअसल जो है रियलिटी के रूप में मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए अपनी सेल्फ टॉक को कहीं ज्यादा पॉजिटिव रखिए, अपने कॉन्वर्सेशंस को कहीं ज्यादा पॉजिटिव रखिए। मैं नहीं कह रहा हूं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, रियलिस्टिक रहिए, बट टुवर्ड्स मोर रियलिस्टिक साइड, बट विद अ पॉजिटिव बेंट। तो पहली चीज, मुख से तू अविरत कहता जा मधु मदिरा मादक खाला। अब दूसरी बात जो वो कहते हैं हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला, यानी विजुअलाइजेशन। साइकोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इंसान को विजुअलाइज करना पड़ता है। ओलंपिक्स में एथलीट से लेकर और वो सारे लोग जो कि किसी भी तरह के परफॉर्मिंग आर्ट में हैं, उनको हमेशा कहा जाता है कि विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो कि जो तुम करना चाहते हो वो कर रहे हो, जो तुम होना चाहते हो वो हो गए हो। और अगर वो करोगे तो एक अलग तरह की एनर्जी जो है अंदर क्रिएट होती है, और उस एनर्जी के साथ मोमेंटम आसान होता है। तो दूसरी बात, पहली थी सेल्फ टॉक, दूसरा जो है वो है विजुअलाइजेशन, और तीसरा है ध्यान रखे जा मन में, ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुखकर सुंदर साकी का। अब यहां पे हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 4 गोल थे। मदिरालय में जाएंगे, इमीडिएट गोल, साकी से मिलेंगे, शॉर्ट टर्म गोल, प्याला सामने आएगा, मीडियम टर्म गोल, और फिर हाला उसमें डलेगी और अधरों पे आएगी, वो हमारा लॉन्ग टर्म गोल। मेरा मानना है कि अभी जो है वो साकी से मिलने का जो सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल है उसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त शॉर्ट टर्म गोल्स जो उन लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म गोल्स से डिराइव्ड हों, वो दरअसल हमारे जहन में ज्यादा जगह रखने चाहिए, बजाय कि लॉन्ग टर्म गोल्स और उसको लेके एक लंबे से जो कवायद है उसके थ्रू जो है हम अपने आप को डिप्रेस या डिसअपॉइंट करें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट तरीका था। उन्होंने कहा कि और बढ़े चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला।
तो फिर से इसे कहूंगा, मुख से तू अविरत कहता जा मधु मदिरा मादक हाला, हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला, ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुखकर सुंदर साकी का, और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। और तीसरा और आखिरी पॉइंट जो है, वो जब उनसे पूछो आप कि बच्चन साहब हम मान गए कि हम अपने आप जो है वो परसिस्ट करेंगे, उसके बाद अपने मोटिवेशन को इन 3 चीजों के थ्रू जो है वो मेंटेन करेंगे, सेल्फ टॉक के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, और माइलस्टोन्स अचीव करते हुए जो कि हमारे लिए अचीवेबल। और तीसरी बात ये है कि बताइए इसके बाद क्या बचता है जो टेम्परामेंट में रहना जरूरी है। और तब जो है वो मुझे लगता है बच्चन साहब सबसे खूबसूरत बात कहते हैं, वो कहते हैं वो है पेशेंस। और उसके लिए वो बहुत खूबसूरत लाइंस लिखते हैं। वो लिखते हैं, हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों तक आने से पहले अदा दिखाएगी हाला, बहुतेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले, पथिक न घबरा जाना पहले मान करेगी मधुशाला। क्या खूबसूरत बात। आप देखिए जरा, सबसे पहले हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। यानी अब जेस्टेशन पीरियड बढ़ेगा लेडीज एंड जेंटलमैन, अब प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन होंगे, अब प्रपोजल्स डिले होंगे, अब रिटर्न्स जो हैं वो स्टैग्नेट होंगे। अब आप चाहे माने न माने लेकिन ये सब होगा। और ऐसे वक्त में आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले मान करेगी मधुशाला। और यहां मान के 2 मतलब थे, एक थोड़ा इतराएगी और दूसरा आपको इवैल्यूएट करेगी। अब इवैल्यूएशन के लिए तैयार रहेगा। और इस जेस्टेशन पीरियड के दौरान अगर हमने आपने पेशेंस रखा तो मुझे यकीन है Bachchan Saab will be proud of the fact that we derived what possibly he did not even intend to. But I'm sure he intended to do that, and I'm glad I am today here to make sure that I convey that on behalf of him. So, ladies and gentlemen, please ध्यान रखिए बच्चन साहब की ये कुछ बातें सर्वाइवल टू रिवाइवल के लिए। पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट। Sandeep sir, you have put it aptly about patience required in the current context. एंड शायद उस नज़र से देखो कि आप तैयार हो लेकिन मौका भी इंतज़ार करवाएगा और सब्र हमें रखना है और शायद ये सब्र हम सब में है। बाशीर फारूकी ने कहा है कि आगाही, कर्ब, वफा, सब्र, तमन्ना, एहसास मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। और इस खंजर के बारे में ध्यान रखें कि हम सफ़र कि ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमसे ही निकलेगा। और इसके करने के लिए एफर्ट के साथ साथ कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना जरूरी है जो आपको निर्माण की ओर ले जाएगा, तो ही रिजल्ट स्कोर आपका अच्छा होगा। बात निर्माण की और बच्चन जी की चल रही है, तो यहाँ पर मैं बीच में कुछ कहना चाहूंगा। बच्चन जी, बड़े बच्चन हमेशा जाने गए हैं मधुशाला के लिए सबसे ज्यादा, लेकिन बड़े बच्चन का जो असली रंग है, जो उनके कवि का रंग है, वो निखर कर आया है उनकी एक और रचना जिसे कहते हैं सतरंगिणी। सतरंगिणी में 7 रंगों की, 7 रसों की, हर रस की 7 कविताएं हैं और उसमें से एक रंग है आशा का। वैसे तो 7 के 7 ही कविताएं अपने में बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन आज के समय के लिए मैं बच्चन जी से शुरुआत करूंगा। और बच्चन जी की ये कविता नीड़ का निर्माण फिर से। तो मैं कविता पाठ करता हूं और आपको और आपके कवि के साथ उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए, उसको सोचने, समझने और सीखने के लिए आप और आपके कवि को साथ में रखता हूं कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा। वह उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सबेरा। रात के उत्पात भय से भीत जनजन भीत कणकण, रात के उत्पात भय से भीत जनजन भीत कणकण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर
नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वह चले झोंके के कांपे भीम काया वान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर, हाय तिनकों से विनर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। के बड़े भूधरों पर जो बीती सो बीती, हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जब के कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। और आखिरी छंद पंक्तियां हैं। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन मय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन मय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन ऊंचास को नीचा दिखाती, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो ये जो अनलॉकिंग का पहला दौर शुरू हुआ है, इस अनलॉकिंग के दौर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, सभी तरह की, सभी के सामने, केवल एक तबके के सामने ही नहीं, हम सभी के सामने भी अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। तो केवल ये याद रखने की जरूरत है कि एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज ही में पवन ऊंचास को नीचा दिखाती, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवदान फिर, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो ये जो हिंदी कविता में बच्चन जी ने कहा है, उसको, हालांकि उर्दू कविता जो है वो हमेशा या तो शराब शबाब और जनरली निराशावादिता से प्रेरित मानी जाती है, लेकिन बच्चन ने कहीं पर एक छोटा सा ट्विस्ट देते हुए कुछ आशा की किरण का संचार किया है उर्दू कविता में भी। कि साहिर कहते हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, वो सुबह न आए आज मगर वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अगर आप इसको और सुरीली आवाज में सुनना चाहें और ज्यादा इंस्पिरेशन के साथ, तो राज कपूर और नरगिस के साथ मुकेश की आवाज में भी सुन सकते हैं। लेकिन फिल वक्त वो सुबह कभी तो आएगी जब साहिर कहते हैं, तो एक आशा का संचार होता है। और उसके बाद एक आगे प्रश्न आता है कि वो प्रश्न ये है कि कैसे वो सुबह आएगी। तो मैं एक बार चोरल पर जिस साल स्पोर्ट इवेंट शुरू हुए थे, उस साल उस पहली रात को, इनॉग्रेशन की नाइट को, मैंने कैंपिंग किया था। और जब मैं सुबह उठा तो वहां पर देखा कि हम लोग कैंप में कंबल के साथ टेंट में रात भर जब गुजारे थे, तो सामने सुबह उठते ही मैंने देखा कि एक छोटी सी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी है। और पत्तों की बनी झोपड़ी में केवल एक बहुत खस्ता हाल पुआल के साथ में किसी ने रात गुजारी थी, दिसंबर की रात। तो उस सुबह चोरल डैम के किनारे बैठ करके मैंने कुछ लिखा कि ये जो सुबह है, उम्मीद की, साहिर की सुबह, और बच्चन का जो नीड़ का नवनिर्माण है, वो कैसे होगा। तो वो हम सबके एफर्ट से होगा। और हम सबका एफर्ट कहाँ से आएगा कि एक नज्म के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें जाड़ा सताता है, तुम्हें गर्मी से शिकवा है, तबीयत कोई भी मौसम हो कुछ नासाज रहती है,
बड़े नाजों की पाली हो, बहुत नाजुक कहानी हो, अरे छोड़ो उन्हें देखो, अरे छोड़ो उन्हें देखो जो पत्तों की बनाकर छत गुजर करते हैं जीस्त अपनी। अलाव भर की लकड़ी क्या जिन्हें चूल्हा भी महंगा है, अलाव भर की लकड़ी क्या जिन्हें चूल्हा भी महंगा है, रजाई क्या जो बिन कपड़े के आधी सिन बिताते हैं। जरा निकलो तो अपनी गुनगुनाई से इधर देखो, जरा निकलो तो अपनी गुनगुनाई से इधर देखो। उठा फेंको नफासत के ये झूठे खोल और सोचो कि जब इंसानियत आधी ठिठुरती है अंधेरों में, कि जब इंसानियत आधी ठिठुरती है अंधेरों में, अकड़कर भूख से मरती है सहराओं में शहरों के, तो तुम अपने बदन से एक कपड़ा दे नहीं सकते, तो तुम अपने बदन से एक कपड़ा दे नहीं सकते। तुम अपनी धूप का बस एक टुकड़ा बांट कर देखो, तुम अपनी धूप का बस एक टुकड़ा बांट कर देखो। तुम्हारा एक टुकड़ा कम तुम्हें इंसान बना देगा, तुम्हारा एक टुकड़ा कम तुम्हें इंसान बना देगा। तो ये जो हमारा वो शहर, वो सुबह कभी तो आएगी, या वो जो नीड़ का नवनिर्माण है, वो शायद आपस में बांटे बिना, एक दूसरे के साथ बांटे बिना शायद कभी ना हो। ये पूरा समाज एक दूसरे के साथ चले बिना शायद कभी ना चले। और इसी बात को एक सामाजिक प्रगति पथ के तौर पर, एक सामाजिक मूवमेंट के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, एक स्टेट्समैन के तौर पर अटल जी ने कुछ ऐसे एनविजन किया था, ऐसा ऐसा कुछ परसीव किया था, ऐसा कुछ देखा था, दिशा दी थी कि, और इस समय आप राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी को ना देख करके कवि वाजपेयी को देखें। सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, घोर कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहता है कि सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, जहां जाना है अगर वो रास्ता सामने ही आपके फैला हो, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतिअब, सुस्मित हर्षित कैसा शमशलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन्मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा गलना होगा, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो ये जो लॉकडाउन है, जो अनलॉक है, जो रिकवरी है, जो सर्वाइवल से रिवाइवल का पथ है, उसमें हम सबको एक समाज की तरह कदम मिलाकर चलना होगा, और तभी हम सब इससे बाहर निकल पाएंगे। सिद्धार्थ, आई एम प्रोफेसर, और इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते जो जो साहित्य पे आपका अधिकार है वो अद्भुत है। नीड़ का निर्माण फिर से वो सुबह कभी तो आएगी, और उसके बाद में बाधाएं आती हैं आए। और आप जब बाधाएं आती हैं आए कह रहे थे, तो मुझे दिनकर याद आ रहे थे। और जब वो रश्मि रथी में लिखते हैं कि जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। तो मेरा ख्याल है इस लॉकडाउन में ये जो फीलिंग है वो हमें ध्यान में रखना होगी, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। और अंबर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अंबर, आप तो बहुत सारी कविताएं खुद भी लिखते हैं,
तो क्या इसी विचार को आप कहीं आगे बढ़ाना चाहेंगे? विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, बाधाएं आती हैं आए, जैसा सिद्धार्थ सर ने कहा। तो अमर, सारी लोग होते हैं जिनकी जिंदगी की बाधाएं उनके गुरु लोग पहले से हटा लेते हैं, जो रास्ते में कंटक होते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे गुरु संदीप अत्रे जी का, कि उन्होंने कार्यक्रम के आगाज में कार्यक्रम की जो भूमिका बांधी, मेरे ख्याल से उससे मेरा कुछ समय बच गया। इसलिए मैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट सीधे टेक्स्ट पर आने की रिस्क ले सकता हूं। इसके पहले कि मैं अपनी बात कहूं, मैं 2 पंक्तियों से आगाज करना चाहूंगा कि गम हो या मसरत, कम हो या मसरत, मैं हंसकर सब सहता हूं, मेरे अपने तजुर्बे हैं, बस उन्हीं पर सब कहता हूं। साहब, आप ये मान के चलिए, इंदौर जो हमारा सराफे में बेहतरीन व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, तो संदीप सर जैसे सुधी श्रोता, जबरदस्त वक्ता और सिद्धार्थ सर सरी के गुणी और ज्ञानी वक्ताओं के बाद आप अंबर अरुंधेकर को कुछ इस तरह से सुनिएगा कि भोजन के उपरांत आपको एक डायबिटीज की कड़वी सी गोली भी लेनी पड़ती है, जो कभी कभी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी इन कविताओं में बच्चन साहिर, अटल बिहारी वाजपेयी सरी के दिग्गजों को ना तलाशे, एक बहुत छोटा सा प्रयास है आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं पहले कोशिश ये करता हूं कि मेरी पहली कविता आप लोगों के लिए पढूं, उसके बाद मैं उससे क्या मैनेजमेंट लेसन्स डिराइव करना चाहता हूं, ये आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुलाहिदा फरमाइए। मैंने कुछ यूं अर्ज किया है कि खुद को भी आजमाया कीजिए, खुद को भी आजमाया कीजिए, दिल किसी से लगाया कीजिए, खुद को भी आजमाया कीजिए, दिल किसी से लगाया कीजिए, माना कि कड़वा है सच मगर झूठ से दामन बचाया कीजिए। अब जब मैं कहता हूं कि खुद को आजमाया कीजिए, मेरा मकसद यह है कि क्या हम मुश्किल परिस्थितियों में खुद को आजमा सकते हैं? कैन वी चैलेंज आवरसेल्व्स? I mean, I understand the path here onwards is seemingly difficult, but I'm sure mankind has, in past overcome a lot of challenges. सर, हमने बहुत सारे आर्थिक संकट देखे हैं, बहुत सारे सोशियो कल्चरल चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन एज कलेक्टिवली वी ह्यूमन बीइंग वी हैव द इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ ओवरकमिंग एवरीथिंग, बट ओनली व्हेन वी डिसाइड टू चैलेंज आवरसेल्व्स। इसीलिए मैं कहता हूं खुद को भी आजमाया कीजिए, दिल किसी से लगाया कीजिए। देखिए, दिल किसी से लगाने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप जब भी इश्क और मोहब्बत की बातें करें तो सिर्फ एक आशिक और माशूक की बात हो। यहाँ पर भी सिंबलिज्म आप कह सकते हैं, जो भी आपका विजन हो। जो हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए सैनिक बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, मुझे लगता है वो सब के सब बहुत ही जबरदस्त आशिक हैं और उनका माशूक उनका वतन है। अगर हमारे पास जिंदगी में कोई भी लक्ष्य है, कोई पर्पस है हमारे पास, तो वो हमारा माशूक हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं दिल किसी से लगाया कीजिए, और हो सकता है वो बड़ा मुश्किल हो। आई मीन, नो लव अफेयर इज इजी साहब, द बिगर द विलन द बिगर द हीरो। इसलिए मैं कहता हूं कि माना कि कड़वा है सच मगर झूठ से दामन बचाया कीजिए। मकानों को यही घर बनाते हैं, जज्बातों से न किनारा कीजिए। साहब, आपने जब इस मुश्किल आपदा की घड़ी में प्रवासी मजदूरों को पैदल चलते हुए देखा होगा, तब आपके दिल में भी ये बात आई होगी कि कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसने इनकी तरफ भावनात्मक तौर से नहीं देखा। जो इनका एम्प्लॉयर था, अगर वो थोड़े से इमोशंस रखता, तो मुझे लगता है साहब 25 साल से धंधा करने वाले लोग 3 महीने में उनकी पेशेंस जवाब दे जाए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इसलिए मैं कहता हूं मकान को यही घर बनाते हैं, जज्बातों से न किनारा कीजिए, है कागज ही के फूल बाजारों में, इनसे न घर सजाया कीजिए। अगर चलना है वक्त के साथ तो बीते कल को भुलाया कीजिए। सब, देयर इज नो फन कैरिंग द बैगेज। आई मीन, लर्निंग्स कैन ऑलवेज बी रिटेन्ड, बट अगर आप बीते कल के बैगेज को लेके चलेंगे तो शायद आने वाले खूबसूरत कल को देखने के लिए आपकी नजरें शायद थोड़ी गड़बड़ कर जाएंगी। अगर चलना है साथ वक्त के तो बीते कल को भुलाया कीजिए, मजा जश्न का कई गुना हो जाएगा, मजा जश्न का कई गुना हो जाएगा अगर खाना भूखों को खिलाया कीजिए। इकरार, इनकार, इजहार सब हो जाएगा, रिश्ते इससे आगे निभाया कीजिए। इजहार, इकरार, इनकार सब हो जाएगा, रिश्ते इससे आगे निभाया कीजिए। लुत्फ जीने का फकत बहारों में नहीं होता, खिजा में भी यूं ही मुस्कुराया कीजिए। साहब, जितने भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं या लीडर्स हैं, हम सब अब आने वाले कल में हमें आज के इस परिदृश्य का एक पॉजिटिव पिक्चर क्रिएट करना होगा, और सिर्फ क्रिएट नहीं करना होगा, बिलीव भी करना होगा। क्योंकि जगजीत सिंह साहब, निदा फाजली साहब के जब लफ्जों को अल्फाज देते हैं तो वो कहते हैं गुलशन की फकत फूलों से नहीं,
कांटों से भी जीनत होती है। इस दुनिया में जीने के लिए गम की भी जरूरत होती है। तब मैं कहता हूं कि लुत्फ जीने का फकत बहारों में नहीं होता, खिजा में भी यूं ही मुस्कुराया कीजिए। खुशियां दे साथ ताउम्र ये कहाँ होता है, खुशियां दे साथ ताउम्र ये कहाँ होता है, याराना गमों से भी रखा कीजिए। और मेरी अंतिम 2 लाइनों की सिंबॉलिक जो प्रतीकात्मकता है आप तक पहुंचे तो मैं मेरी हर एक हर्फ को धन्य समझूंगा। मैंने कहा है कि खुशियां दे साथ ताउम्र ये कहाँ होता है, याराना गमों से भी रखा कीजिए। सिर्फ बेटों से नहीं चलते खानदान अंबर, सिर्फ बेटों से नहीं चलते खानदान अंबर, वारिस बेटियों को भी बनाया कीजिए। साहब मैं तब कहता हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके ब्लू आइड बॉयज के सहारे जिंदगी नहीं चलेगी साहब। हो सकता है जो बेटे जिनको हमारी संस्कृति में या हमारे ऐतिहासिक तौर पर हमारे समाज में बेटों को ब्लू आइड माना गया है, अक्सर कहा जाता है ही इज द ब्लू आइड बॉय, आई डोंट नो व्हाई नॉट देयर इज अ ब्लू आइड गर्ल। पर मैं ये कहना चाहता हूं अगर आप फ्यूचर में सर्वाइवल टू रिवाइवल जाना चाहते हैं तो अब थोड़ा सा फेवरेटिज्म आज के लीडर को त्यागना होगा और मेरिटोक्रेसी की तरफ बढ़ना होगा। नो फेवरेटिज्म शुड प्रिवेल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनली मेरिटोक्रेसी शुड प्रिवेल। तो साहब ये मेरी एक पहली छोटी सी आप इसे गजल कहिएगा। अब मैं एक कविता के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहता हूं। समय को ध्यान में रखते हुए बिना भूमिका के मेरी दूसरी प्रस्तुति आपके लिए पेश है। इजाजत हो मनीष सर। ये कविता को है कि एक सूखे हुए पत्ते से एक बच्चे ने पूछा कौन हो तुम। एक सूखा पत्ता कहीं सड़क पे पड़ा था। एक सूखे हुए पत्ते से एक बच्चे ने पूछा कौन हो तुम। पत्ते ने रूखी जर्द आवाज में कहा आज तो एक सूखा पत्ता हूं मैं, आज तो एक सूखा पत्ता हूं मैं, मगर कल की बात और थी। मैं जीवन था, नव यौवन था, हरियाली था, खुशहाली था, आस था, उम्मीद था, ठंडी हवा का झोंका था और किसी फूल का हमसाया था। किसी फूल का हमसाया था, प्यार भी उसका पाया था। और हाँ, एक बहार भी देखी थी, एक बहार भी देखी थी और पतझड़ से घबराया था। अब पतझड़ भोग चुका हूं मैं और हर उम्मीद छोड़ चुका हूं मैं। देखिए, विश्वास मानिएगा हम सब ने बहुत सारी बहार देखी है। लगभग से 48 साल की उम्र में जो भी किसी दौर से आज का ये वक्त गुजर रहा है, ये मैंने भी पहली बार देखा है। लेकिन टाइम बहुत पावरफुल है सर, ये आपको अप्स एंड डाउन सब कुछ दिखाएगा। लेकिन बंदा वो जो वक्त के थपेड़ों को सहे और उसके बावजूद भी वक्त की धारा को मोड़ने का जतन करे। मैं एक बार इंग्लैंड में किसी कार्यक्रम के लिए गया था। वहां पे ट्रेनर होने के नाते अक्सर ट्रेनरों पर जो तोहमत लगती है कि ट्रेनर्स टॉक इम्प्रैक्टिकल, दे डोंट टॉक प्रैक्टिकल। तो मैंने एक एक्सपर्ट से पूछा वहां पर कि साहब, प्रोफेसर साहब मुझे बताइए व्हाट इज इम्प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल। उनका जवाब ये था कि साहब, प्रैक्टिकल वो लोग जो हवाओं के हिसाब से अपना रुख मोड़ लें और इम्प्रैक्टिकल वो जो हवाओं का रुख मोड़ने की चेष्टा करें। और दुनिया में अक्सर बड़े क्रांतिकारी बदलाव वही थे जो इम्प्रैक्टिकल लोग लाए। तब मैं कहता हूं कि एक बहार भी देखी थी, पतझड़ से घबराया था, अब पतझड़ भोग चुका हूं मैं, हर उम्मीद छोड़ चुका हूं मैं। जिन हवाओं का मैं साथी था अब वही मुझको उड़ाती है। हो सकता है साहब कि जो लोग आपके साथ में हो शायद उनका साथ छूट जाए। जिन हवाओं का मैं साथी था अब वही मुझको उड़ाती हैं। जो दूर से देखा करता था जग वो करीब से घुमाती हैं। हमने कई बार मुश्किलें दूर से देखी होंगी और ये दौर हमें उसे करीब से दिखा रहा है। जिन हवाओं का मैं साथी था अब वही मुझको उड़ाती हैं। जो दूर से देखा करता था जग वो करीब से घुमाती हैं, बिना कहे समझाती है। हर पत्ते की उम्र है, हर पत्ते का एक दौर है। दौर ने बदल जाना है और उम्र ने ढल जाना है। खट्टे मीठे एहसास लिए मुझ पत्तों की यह किस्मत है, या उड़ना है यूं ही बाकी उम्र, या कदमों तले वक्त के चूर चूर हो जाना है। साहब, इन केस वी एज बिजनेस पीपल और वी एज प्रोफेशनल्स डोंट इनोवेट, तो शायद हमारा ये जो एप्रीहेंशन है, हमारा जो ये डर है, ये हकीकत में बदल सकता है कि हम किसी के पैरों तले शायद कुचले जाएं। दौर ने बदल जाना है, उम्र ने ढल जाना है। खट्टे मीठे एहसास लिए मुझसे पत्तों की यह किस्मत है, या उड़ना है यूं ही बाकी उम्र, या कदमों तले वक्त के चूर चूर हो जाना है। अब पॉजिटिविटी की जिक्र करता हूं साहब। बच्चे ने उस पत्ते की बात सुनी और लपक के उसको उठा लिया। बच्चे ने उसकी बात सुनी और लपक के उसको उठा लिया। एक किताब में जगह बख्शी, एक किताब में जगह बख्शी और फना होने से बचा लिया। अब किताब के उस पन्ने से पत्ते का पक्का रिश्ता है। अब किताब के उस पन्ने से पत्ते का पक्का रिश्ता है। दोनों साथ में एक नए बच्चे की राह तकते हैं। देखना है दोनों कब तक फना होने से बचते हैं। साहब, ये जो किताब है ये आपकी सीखें हैं, ये किताब है ये आपके संस्कार है, ये किताबें हैं जो ये आपका हौसला है। किसी टूटे हुए पत्ते को भी जब किताब में जगह मिल जाती है तो मेरा यकीन मानिएगा
वो पत्ता अमर हो जाता है। तो ये वक्त है कि जब हम वापस अपने संस्कारों की तरफ चले, वापस अपने सीख की तरफ चले, वापस गुरुजनों के साथ कनेक्ट हों, वापस एक दूसरे के साथ सीखें, कलेक्टिवली इवॉल्व करें कि इस मुश्किल का हल कहाँ से निकलेगा। क्योंकि मुझे यकीन है, जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले नवीन भाई कह रहे थे कि मेरे पैरों का कांटा मुझी से निकलेगा। आइए बात करता हूं आपके कार्यक्रम की अपनी आखिरी पेशकश की, और इसे आप मेरे दिल के सबसे करीब सा एक ख्याल मान सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सब आप लोगों के दिल के भी करीब पहुंचे। इस नज्म का शीर्षक है, या इस कविता का शीर्षक है, सपने। मैंने कुछ यूं कहा है कि ये अक्सर जगाते हैं, सोने नहीं देते। ये अक्सर जगाते हैं, सोने नहीं देते। कुछ सपने मंजिल को आंखों से ओझल होने नहीं देते। साहब, अगर आपके पास पर्पस है तो द पर्पस विल ऑलवेज कीप यू अवेक। सपने वो नहीं होते जो हम आंखें बंद करके देखते हैं। ये अक्सर जगाते हैं, सोने नहीं देते। कुछ सपने मंजिल को आंखों से ओझल होने नहीं देते। जुनून कुछ करने का रगों में जोश भरता है। जुनून कुछ करने का रगों में जोश भरता है। मंजिल उन्हीं की होती है जो कोशिश करते रहते हैं। मुश्किलें हंसाती हैं उन्हें और गम रोने नहीं देते। ये अक्सर जगाते हैं, सोने नहीं देते। साहब, अगर आपके पास पर्पस है, मैंने सुना है कि पर्पस ब्रीड्स पैशन, एंड द पैशन ड्राइव्स अ परसिस्टेंट परफॉर्मेंस, एंड द परसिस्टेंट परफॉर्मेंस विल गेट यू टू योर गोल्स। तो अगर आपके पास कोई विजन है, अगर कोई ख्वाब है, ऐसा ख्वाब जिस ख्वाब पे आप मरना चाहें, मिटना चाहें, साहब, जब तक आप किसी ख्वाब को शिद्दत से नहीं चाहेंगे, मेरा यकीन मानिएगा, वो ख्वाब आपको जीने की वजह नहीं देगा। अगर आपके पास पर्पस क्लियर है माइंड में, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, आपको थ्रेट्स या प्रॉब्लम्स नजर नहीं आएंगी। मुश्किलें हंसाती हैं उन्हें और गम रोने नहीं देते। ये अक्सर जगाते हैं, सोने नहीं देते। अलग सोच को दुनिया ने हरदम ही नकारा है। अलग सोच को दुनिया ने हरदम ही नकारा है। कुछ सिरफिरों ने फिर भी स्थापित धारणाओं को ललकारा है। ये सोच तुम्हारी संक्रमित होने नहीं देते। तब आजकल आप कई सारे एक्सपर्ट्स को सुन रहे होंगे कि अगर आप कोरोना से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कुछ हद तक न्यूज चैनल्स देखना बंद कीजिए। ये जो निगेटिविटी है, मुझे लगता नहीं कि उतनी बड़ी निगेटिविटी है। मेरे बहुत ही किसी करीब परिचित को अभी कोरोना से ग्रसित होने की वजह से मैंने एक डॉक्टर से चर्चा की। उनका कहना था, साहब, 95% लोगों को कोरोना से कोई खतरा नहीं है, इसके आराम से वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन शायद हम लोग इस वक्त मानसिक तौर पर इस डर से ज्यादा डरे हुए हैं। तब मैं कहता हूं कि कुछ सिरफिरों ने फिर भी स्थापित धारणाओं को ललकारा है। ये सोच तुम्हारी संक्रमित होने नहीं देते। ये जगाते हैं अक्सर, तुम्हें सोने नहीं देते। हो सके तो खुली आंखों से सपना कोई देख लो। लेट्स लुक एट अ पॉसिबली न्यू ड्रीम वर्ल्ड। हो सके तो खुली आंखों से सपना कोई देख लो। अपना सा लगने वाला बेगाना कोई देख लो। कुछ जज्बात जिलाते हैं, इंसान को मरने नहीं देते। कुछ जज्बात जिलाते हैं, इंसान को मरने नहीं देते। ये अक्सर जगाते हैं, सोने नहीं देते। कुछ सपने मंजिल को आंखों से ओझल होने नहीं देते। नवीन भाई, मैं ये कहना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए साहब, ख्वाब देखने की कोई उम्र नहीं होती। ख्वाब देखिए, बिलीव इन मिरेकल्स, चमत्कारों में भरोसा कीजिए। अगर एक बंदा 23 या 24 साल की उम्र में हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हुए 30 साल की उम्र में 800 करोड़ रुपए का मालिक हो सकता है, तो चमत्कार किसी के भी साथ हो सकते हैं, किसी भी उम्र में हो सकते हैं। और अगर कोई ख्वाब हमारा है, कोई सपना हमारा है, तो उस सपने में जान फूंकने के लिए we'll have to keep no stone unturned until we convert them into reality. Wishing all of you, the participants and my co-panelists, a fantastic time ahead. I believe this is the golden era for India to begin. Over to you, Naveen bhai. क्या खूब कहा अंबर जी ने। ख्वाबों को रियलिटी में कन्वर्ट करिए, एंड इट्स ऑल अबाउट एक्शन एंड परसेप्शन। जैसे मोहब्बत को समझने के लिए एक बार टूटना जरूरी है, वैसे ही ख्वाबों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक बार कूदना जरूरी है। उठो ये मंजर है शब तब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं ख्वाबों को देखने के लिए। एंड आफ्टर हियरिंग ऑल माय फ्रेंड्स, आई वंडर विद सो मेनी पोएट्स हैव पुट इन सो कपलेट्स एंड थॉट्स, एंड खूबसूरत शब्दों में इन्होंने पैरा के फिरो के हमें पेश किया है। बट व्हेन लुक बैक, I can recall that probably relating poetic thoughts to management lessons derive its source from Sant Kabir, where his writings in the form of duas disseminates pearls of wisdom, friends. और जैसा कि मतलब अगर हम इसकी मतलब कबीर का ख्याल कहाँ से आया कि जब मैं और मनीष सर डिस्कशन कर रहे थे इस पूरे वेबिनार के लिए
स्पीकर रखा जाए, तो हमें कोई कबीर का एक दोहा याद आ गया, जिसमें कबीर का दोहा याद आ गया कि हीरा पड़ा बाजार में, रहा चार लपटाए, बहुतक मूरख चली गई, पारख लिया उठाए। तो हमको समझ में आया कि यार इस वेबिनार के लिए कौन से अच्छे स्पीकर होंगे। तो हमारे सामने ही 3 स्पीकर थे, हमारे घर के, हमारे दोस्त लोग स्पीकर थे, संदीप सर, अंबर सर और सिद्धार्थ सर, और हमने तीनों स्पीकर्स को पिकअप कर लिया। ये मेरा मतलब, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कबीर के थॉट्स बहुत मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पेश करते हैं। नवीन, बहुत सही तरीके से आपने कबीर को याद किया है। मेरा ख्याल है 2 कारण है। 2 दिन पहले हमने कबीर जयंती मनाई है, और जहां तक मैनेजमेंट का सवाल है, शायद मेरा ख्याल है कबीर से ओरिजिनल मैनेजमेंट गुरु कोई नहीं है। उनके एक एक दोहे, एक एक पंक्ति में मैनेजमेंट के ढेरों लेसन छुपे हुए हैं। चाहे जब वो कहते हो जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट में बपूरा डूबन न डरा, रहा किनारे बैठ, या मेरा ख्याल है जब वो बहुत सिंपल सा जो हमसे 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ा करते थे, जब वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमें बतलाते हैं कि काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी, बहुरी करेगा कब। ये 2 लाइनें अगर हम सीख लें तो शायद टाइम मैनेजमेंट के सारे जितने सेमिनार हैं वो सब ये 2 लाइनों में आके समा जाते हैं। तो मैं ख्याल है हम अपने पैनलिस्ट को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें कबीर के बारे में। संदीप जी, बच्चन से कबीर तक हम आपके साथ में चलना चाहेंगे। कबीर के इस ज्ञान समंदर में से कोई एक मोती हमारे लिए चुने। मनीष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। कबीर मेरे ख्याल में खुद ही शुरुआत है, खुद ही अंत है। और खास बात यह है कि देखिए, मतलब वो 14वीं 15वीं सदी के, मतलब शताब्दी के इंसान है। तो आज से 600 साल पहले जो है उस इंसान ने किया हो, और करेज देखिए उस आदमी की कि उस टाइम पे बनारस में हिंदू धर्म के जो भी आडंबर थे उसके खिलाफ एक जुलाहा होकर उन्होंने जो कुछ कहा था, और उसके बावजूद जो है बिना मुकदमों के बच गए। ये उसी वक्त पे हो सकता था शायद। तो मेरा मानना है कि उस आदमी ने सारे ही जो है वो स्थापित जितनी बातें थी उनको चैलेंज किया। हालांकि जिंदगी उनकी आसान नहीं रही। तो मुझे लगता है कबीर के वक्त में ना तो मैनेजमेंट था, और न ही उस टाइम पे उन्होंने इस बारे में बहुत बात की। उनका अधिकतर काम जो है वो धर्म के ऊपर है, हम सब जानते हैं। और उन्होंने उस धर्म के बारे में एक क्रिटिकल टोन में बात की और एक प्रोफाउंड टोन में बात की। और मुझे लगता है कि हम अधिकतर लोग जो कोशिश करेंगे वो ये करेंगे कि उन्होंने जो उस वक्त उस कॉन्टेक्स्ट में कहा उसको इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा रिलेवेंट बनाने की। और उसमें जो एक आपने जब मुझसे पूछा कि कौन सी एक बात मुझे याद आती है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे स्पेशली अभी की थीम जो है सर्वाइवल टू रिवाइवल उसमें याद आती है, वो कहते हैं कबीर तो ही पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। देखिए, लीडर्स और मैनेजर्स के लिए इस दौर में इससे खूबसूरत और इससे पर्टिनेंट एडवाइस जो है वो कोई सी नहीं हो सकती। लेडीज एंड जेंटलमैन, एम्पैथी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान जो है वो सामने वाले के आंसू रोने लग जाए। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला जो आंसू रो रहा है उसकी सेंक्टिटी, उसकी ग्रेविटी, उसके पीछे का पेन, उसके पीछे की सेंसिटिविटी आप तक पहुंचे। मेरा मानना है कि मैं ये नहीं कहता कि आप इतने एम्पैथेटिक हो जाएं कि लोगों के इमोशन से डिस्टर्ब होने लग जाएं। मेरा मानना है लीडरशिप इज अ लोनली जॉब, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। और वो पुरानी कहावत है ना, दैट टू बिल्ड अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन यू नीड 3 पीपल, 1 अ बिजनेसमैन, 2 अ विजनरी, एंड 3 अ स्काउंड्रल। एक्चुअली वो एसओबी था, पर मैं यहाँ बोल नहीं सकता, वो स्काउंड्रल बोल दिया मैंने। तो ये जो है, ये मुझे लगता है, मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से कहूंगा, मुझे लगता है कि फाइनली हम सब जो है वो एक हद के बाद कुछ मुश्किल फैसले लेंगे। ये तय है कि मुश्किल फैसले लेंगे, हम सब जानते हैं। लेकिन हम जो मुश्किल फैसले लेंगे उस दौरान प्लीज डिसइंटरेस्ट, प्लीज अपैथी मत शो कीजिए। प्लीज कोशिश कीजिए कि इंसान जो है वो स्ट्रांग रहे पर रिजिड ना रहे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं हमेशा से कहता हूं लोगों को कि सिस्टम शुड बी हार्श, पीपल शुड बी सॉफ्ट। प्रॉब्लम क्या होती है, जब सिस्टम भी हार्श हो जाते हैं और पीपल भी हार्श होने लग जाते हैं। तो सिस्टम शुड बी हार्श, वो अपना काम कर रहा है, एंड पीपल शुड बी सॉफ्ट, दे शुड अंडरस्टैंड दिस। और इसीलिए प्लीज लीडरशिप के लिए कबीर की इस बात को हमेशा याद रखिए, कबीर सो ही पीर है जो जाने पर पीर, पीर यानी संत। और इसके दौर में हम देखें अगर उसको तो कहें somebody we can look up to, और somebody we all look up to। और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में लीडर्स और मैनेजर्स होते हैं।
तो कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। तो किसी और की पीड़ा समझिए, जो पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। क्योंकि अगर आपने वो एम्पैथी नहीं रखी तो आप मैनेजमेंट या लीडरशिप के रोल में होने का क्या डिजर्व करते हैं? ये सवाल मुझे लगता है कबीर के मार्फत मैं आज आपसे पूछता हूँ। संदीप जी, जो एम्पैथी और दूसरे की पीड़ा को समझने की बात की है, और उसके पहले अंबर जी ने भी एक बात किया कि जो स्ट्रेंथ है वो आपके अपने अंदर है, आपके अपने मन में है, और अगर आप अपना मन टटोल कर देखें तो आप को वो सारी अच्छी बातें, स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी, सब कुछ मिलेगा। के बारे में सोचते हुए, खैर मतलब अगर अगर बात की जाए तो कबीर पर खुद से एक प्रोग्राम या एक कोर्स या एक सेशन या एक लाइफ गुजारी जा सकती है। कबीर के दो छोटे छोटे पद जो मुझे, दोहे जो मुझे याद आ रहे हैं, एक ये कि अंबर जी ने जैसा कहा कि अपने मन की स्थिति जो है वो सबसे आगे निकलने पर हमारा संबल बनती है। तो कबीर ने भी ये कहा था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कर पाइए मन ही की प्रतीत। हार और जीत अगर हम अपने मन में ठान लें कि हमें जीतना है तो जीतने से हमें रोकना, और अगर हम मन में ठान लें कि हम हार चुके हैं तो हमें हारने से रोकने वाला सूरत में कोई नहीं होता। जिसको हेनरी फोर्ड ने अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फॉर्म में कहा था कि इफ यू थिंक यू कैन और इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। सो ईदर वे, whatever you decide, you are right। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सारा प्रश्न ये है कि ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं, रिकवरी की, रिवाइवल की, पर पीड़ा की, कई बार एक मन विचलित हो जाता है कि ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये कितनी जल्दी होगा, ये कितनी देर में होगा, वो सुबह कब आएगी। तो फिर से वापस अगर कबीर के पदों में, दोहे में डुबकी लगाएं एक बार, तो एक और मोती मिलता है जो कबीर कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आवे फल होए। तो अगर हमें जो फल चाहिए तो उसके लिए हम एक ही दिन में 100 घड़े डाल दें, एक ही समय पर अपनी सारी एम्पैथी और सिंपैथी उलीच दें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें बहुत पेशेंस के साथ, जो आपकी शुरुआत की बात थी संदीप जी, कि बिल्कुल पेशेंस के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, परसिस्टेंस के साथ आगे बढ़ना होगा, कि आने पर ही होगा। भले ही अभी 100 घड़ा डाल दो, उससे कोई फायदा नहीं। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। यही बात हालांकि गीता में कृष्ण ने भी सेम चीज कही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म करो, फल जो है, जो तुम्हारा ड्यू है, वो तो तुम्हें मिलेगा ही। फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारा ड्यू है, जो तुम्हारा अधिकार है, जो तुम्हारा अंत है कर्म का, कर्म फल सिद्धांत जिसको कहते हैं गीता का कर्म फल सिद्धांत, कि कर्म का फल तो मिलेगा ही, लेकिन फल की चिंता में कर्म के प्रति आसक्त या अनासक्त होना वो गलत है। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आवे फल होए। तो मेरी आकांक्षा, प्रार्थना ये है कि वो रुत जल्दी आए, वो फल सबको मिले, जल्दी मिले, और वो जब धीरे धीरे फल आए तो उस सबको, उस धीरे धीरे आने तक का पेशेंस हम सबको मिल सके। धन्यवाद। फैंटास्टिक। सिद्धार्थ सर, आप ही की बात से इत्तेफाक रखते हुए मुझे ऐसा लगता है, एक ट्रेनर या एक अध्यापक या एक प्रशिक्षक होने के नाते मुझे कबीरदास जी का जो दोहा बहुत ज्यादा पसंद आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कबीर पोएट तो अच्छे थे ही, बहुत अच्छे फिलोसफर भी थे। मेरे ख्याल से उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी नहीं होगी, उसके बावजूद उन्हें इंसानों की साइकोलॉजी बड़ी समझ में आती थी। देखिए, मुझसे कई बार अक्सर पूछा जाता है कि अंबर, ट्रेनिंग से कोई फायदा होता है क्या?
मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि साहब ट्रेनिंग से कोई फायदा नहीं होता, फायदा इम्प्लीमेंटेशन से होता है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता, देखिए हम सबको पता है कि कर्म करने हैं, फल की चिंता नहीं करना, और ये तो साक्षात परमपिता परमेश्वर भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण ने कही। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे मन में एक शंका होती है। साहब गीता के 11वें अध्याय में साक्षात परमपिता परमेश्वर ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखा दिया। यानी कायदे से अगर किसी इंसान के मन में कोई शक होना चाहिए था तो प्रभु के दर्शन के बाद खत्म हो जाता, गीता 11वें अध्याय पे समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन प्रभु के दर्शन के बाद भी अर्जुन को और 8 अध्याय ये लगे समझने में, जब उसका ये कहने को मन किया कि साहब करिष्ये वचनं तव। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कबीरदास जी का एक दोहा जो मेरा सबसे ज्यादा प्रिय है। कबीरदास जी कहते हैं, पढ़े गुने सीखे सुने मिटे न संशय सूद। इंसान पढ़ता है, गुनता है, सीखता है, सुनता है, बावजूद उसके उसके मन में एक ख्याल तो फिर भी रहता है कि मगर फिर भी पढ़े गुने सीखे सुने मिटे न संशय सूद, हे कबीर कासो कहूं यही दुख का मूल। सर अगर इस पीरियड के दौरान हमने बहुत अमेजिंग चीजें वेबिनार्स के थ्रू, IMA वे में इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स को हम लोग सुन रहे हैं, अगर हम उसके बावजूद भी हमारे मन से अगर कोई संशय नहीं मिटा, और संशय मिटने का मतलब यह है कि संशय मिटने के बाद वन हैज टू स्टार्ट द एक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है साहब आपने इतने अमेजिंग लोगों को सुना है, IMA का इस बात के लिए मैं साधुवाद प्रेषित करना चाहता हूं। घर बैठे बैठे ज्ञान के इतने अनुपम मोती जो IMA हमारे तक ला रहा है, लेकिन साहब अब हमें संशय मिटा के उन ज्ञान के मोतियों को एक माला के रूप में पिरोना होगा, तब शायद हम उस जेवर को धारण कर पाएंगे। आज के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में मुझे शामिल करने का शुक्रिया। अंबर सर, आपको आपकी बात को मैं सहमत करता हूँ। मतलब आपने कहा कि हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो थॉट्स है, और शायद IMA ने भी इम्प्लीमेंट किया है, और IMA ने इम्प्लीमेंट ये कबीर जी के दोहे को एनालाइज करके ही किया है, क्योंकि कबीर जी का बहुत बढ़िया दोहा है जो कहता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंक्षी को छाया नहीं, नहीं फल लागे अति दूर। और IMA, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन सेंट्रल इंडिया, उसने हर जगह अपनी पहुंच बना के रखी है। और इस लॉकडाउन में तो इतने सारे वेबिनार किए हैं कि वो हर जगह पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो गए तो हमने कुछ काम नहीं किया है, हमने अपना काम पूरी तरह अच्छी तरह निभाया, जैसे आपने कहा अंबर सर। एंड फ्रेंड्स, व्हाट अ वे टू स्टार्ट आवर अनलॉक वन वर्ल्ड विद, मुझे ये सब गाना याद आ गया ये सब सुनने के बाद। जो आई थिंक वो गाना बहुत फेमस गाना है, आमिर खान की मूवी का है, रूबरू रोशनी अभी भी हुआ यकीन कि दिल में आग है अभी। So I think ये आग हो गया, आग लगी है with all those thoughts presented to restart, reimagine and rebuild our journey. And should I say thank you to all the speakers? I think not required, क्योंकि सब मेरे दोस्त हैं और मनीष सर मेरे मेंटर रहे हैं। फिर भी शुक्रिया, तेरा तीरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रह जाती है। एंड फ्रेंड्स, आई थिंक ये सब सुनने के बाद एक ख्याल आता है, दिल में एक लहर सी उठती है अभी, दिल में लहर सी उठती है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। नवीन दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली अभी। मेरे ख्याल में बिल्कुल यहाँ पे खत्म कर सकते हैं कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, और वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। क्या बात। Thank you friends to come and participate in this webinar, and to all the participants out there, let me tell you, we have another 2 exciting webinars coming next week. That is on 9th June and 10th June. 9th June webinar presented by the IMA Women Forum, where we have an speaker Babita Barwa will speak on the rechanging strategies, and then we have another speaker Rajiv Chadda ji of MG Motors, जो बहुत ही अभी जिन्होंने अभी नाम कमाया है लास्ट 2 साल में, उनके कंपनी के MD हैं, वो आएंगे on 10th of June friends. So please do join us for the next webinar. Thank you for coming out.